आपका और पी चिदम्बरम का झगड़ा क्या था? मैंने कुछ चिदम्बरम के खिलाफ कह दिया है, जबकि असलियत में मैंने नहीं कहा था, वो दिग्विजय सिंह ने कहा। लेकिन इसको लेकर जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, चिदम्बरम जी ने शिकायत की और फिर सोनिया जी ने बहुत बुरी तरह से मुझे डांटा कि गांधी परिवार, राजीव हो या सोनिया हो, दोनों ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। राहुल गांधी ने नहीं रखा। राहुल गांधी मेरे समझ में नहीं आया, नहीं हुआ। एक जगह आप किताब में लिखते हैं कि जब 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव का मौका आया, तब आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के लिए प्रणब मुखर्जी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी और राष्ट्रपति के पद पर मनमोहन सिंह को बिठा दिया जाना चाहिए था। I think Manmohan Singh himself did not want to become president. What went against प्रणब मुखर्जी? I don't know. आपकी ये जो राय है, ये आपकी पार्टी को बहुत संकट में डालती रही हैं ऑप्टिक्स के लेवल पे। मुझे 17 जनवरी 2014 याद आ रही है। नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए तो उसके बाद यहाँ आके चाय बेच सकते हैं, क्योंकि मोदी जी अपने को चाय वाला कह रहे थे। कौन कह रहा था कि मोदी चाय वाला है? मोदी जी खुद कह रहे थे कि मैं चाय वाला था। मैंने उनको चाय वाला नहीं बुलाया। पर आपकी पार्टी ने आपसे क्यों नहीं पूछा? राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने क्यों नहीं पूछा? आई डोंट नो, प्लीज आस्क देम, क्योंकि मैं भी। यू नेवर आस्क्ड देम, यू मेट देम सो मेनी टाइम्स। अभी 2022 में आपने 2 घंटे स्पिरिचुअलिटी पे चर्चा की राहुल गांधी से, तब नहीं पूछा आपने? क्योंकि तब तक ये तो 5 साल की कहानी हो चुकी थी कि आपने जातिगत टिप्पणी की है उन पर, उनके चरित्र पर कहा कि ये एक नीच किस्म के आदमी है। You उसी think दिन you were right in using these words for the Prime Minister? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो ऐसा क्या लिख रहे थे आप? सारे सेल्फ रिस्पेक्ट को किनारे रख के आपकी पत्नी की नज़र में गिड़गिड़ा रहे थे पार्टी आला कमान के सामने कि जिस तरीके से मैं वो चिट्ठी का ड्राफ्टिंग कर रहा था, वो दिखा रहा था, वो दर्शा रहा था कि मुझ में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। I had a remarkable ability to make enemies. क्या कहेंगे इस पे? ये सत्य है कि मेरी माँ मुझ पर जब गाली निकालती थी, उनकी सबसे बड़ी गाली थी कि यू आर अ नेविल चैम्बरलेन। लेकिन मेरा पब्लिक इमेज क्या है कि मैं खामे खाम पंगा ले रहा हूँ सबसे। ये कैसे अज्यूम किया जा सकता है कि एक ही परिवार है जो लगातार पार्टी को हेड करेगा और नहीं करेगा तो पार्टी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी? ये है हकीकत। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपको टाइम नहीं दे रहे हैं? अब नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप किताब वाला देख रहे हैं। आज की किताब मैवरिक इन पॉलिटिक्स, इसे लिखा है मणिशंकर अय्यर ने। चर्चित कांग्रेसी नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व नौकरशाह और स्तंभकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका किताब वाला में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ऑटोबायोग्राफी का ये हिस्सा 1991 आपके पहली बार चुनाव जीतने से लेके 2024 तक की आपकी कहानी कहता है। इसमें जब मैं पूरी किताब पढ़ रहा था तो जो 13वां चैप्टर है और 14वां चैप्टर, सबसे ज़्यादा मैंने उसको मार्क किया है। खुशी है। और अगर आप ये किताब पढ़ेंगे और इसका जो पहला हिस्सा है जो कि ये है मेमोइर्स ऑफ अ मैवरिक, ये 1941 से 1991 तक की कहानी कहता है कि किस तरह से मणिशंकर जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिलवाने वाली सख्त माँ, जिनकी सख्ती भाइयों की शादी पर भारी पड़ी, इस तरह के डिटेल्स भी हैं। उनका ब्यूरोक्रेसी में चुना जाना विद फ्लाइंग कलर्स, अलग अलग किस्म के असाइनमेंट डिप्लोमेसी में, और किस तरह से वो राजीव गांधी के संपर्क में आते हैं और फिर उनके करीबी सहयोगी बनते हैं। पहला चुनाव लड़ने के लिए उनको कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कभी राज्यसभा के रास्ते दिक्कत होती है, फिर बात होती है अरुणाचल प्रदेश से लड़ जाएं, पौंडीचेरी से लड़ जाएं, जयललिता नहीं मानती वगैरह वगैरह, इस तरह से चलता रहता है। और अंततः IFS से रिज़ाइन किया एक आदमी AICC के एक छोटे से दफ्तर में खुद को पाता है, जिसके बगल में टॉयलेट था तो बड़ी तीखी स्मेल भी आया करती थी। पर ये पहले भाग की कहानी, इसके भी कुछ अंश हम छूने की कोशिश करेंगे। दूसरे भाग के उत्तरार्ध पे सीधे मैं आता हूँ। सीधा सवाल है सर,
आपका और पी चिदम्बरम का झगड़ा क्या था? क्योंकि जब नक्सल हमला हुआ और 76 से ज़्यादा जवान मारे गए, तब आपने एक बयान दिया जिसे पी चिदम्बरम ने अपनी और यूपीए की मुखालफत समझा और सोनिया गांधी से आपकी शिकायत की, और आप अपने फेड आउट को वहीं से गिनते हैं। आपने लड़ाई कहा, मैं कहूँगा मतभेद। जी। मतभेद ये था कि वो थे गृह मंत्री और उन्होंने अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस पर भरोसा रखा था कि सरकार की शक्ति के साथ, कि सरकार के अस्त्रों के साथ नक्सलवाद को ख़त्म कर सकते हैं। जहाँ की मेरी राय थी कि ये नक्सलवाद फैल रहा है क्योंकि सरकार जो वहाँ उड़ीसा या झारखंड या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की है, वो उनको मदद करने के बजाय वो उनको पीड़ित कर रहा था। मतलब कौन? वो जो आदिवासी वहाँ रहते थे। और यदि आदिवासियों की सशक्तिकरण हो तो तभी जाकर वो जानेंगे कि अपना भविष्य हम अपनी ही मेहनत से कर सकते हैं, जिसके लिए उनको एक अधिकार दिया जाना चाहिए, दूसरा कि उनको कुछ साधन दिया जाना चाहिए और कि कुछ मदद लेनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। लेकिन जबकि ज़्यादातर जोर लगाया जा रहा था अस्त्रों पर और पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, तो तब मैंने सोचा कि ये सही रास्ता नहीं है। और इसलिए मैंने पहले से ही, जबकि मैं मंत्री था पंचायती राज का, तो तब एक कानून पास किया गया था, पारित किया गया था, पेसा जी, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जिसके अंतर्गत वो सारे अस्त्र थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वेपन्स, जिसके साथ इसका हल निकाला जा सकता था। और उस पर भरोसा लगाने के बजाय ये कहो कि आप कोई सलवा जदूम शुरू करो या बाहर के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको ले आओ अंदर और लोगों को मारो। You were against Operation Green Hunt? No, I was not against it. I said that you add to it, कि साथ साथ जो आपको करना है आप करो, लेकिन उसके साथ जो जनता है वहाँ, जो वहाँ जंगल में रहते हैं, उनको सशक्त बनाइए ताकि वो अपनी ही जिंदगी को खुद अपनी मेहनत से बना पाए। जी, आपने दिग्विजय सिंह से ये प्लान डिस्कस किया था? और मैंने दिग्विजय सिंह से, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, रह चुके थे उसके पहले, और उनसे मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे। और ये पंचायती राज मामले में वही थे सबसे पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने इसको अमल में लाने की प्रयास की। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि आपके सोच से सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों सहमत हैं, तो आप उनसे जाकर मिलिए और वो बताएंगे। ये दिग्विजय ने आपसे कहा? दिग्विजय ने मुझसे और कहा। उन दिनों वो अपनी पत्नी की तीमारदारी में थे? वो ह्यूस्टन में थे, अमेरिका में, क्योंकि उनकी पत्नी कैंसर से उनका जान निकल रहा था। तो वहाँ से उन्होंने मुझको ये कहा, मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ है। You were little surprised as well कि दिग्विजय सिंह ने आपको इतना वक्त दिया? उन्होंने टीवी में एक इंटरव्यू दिया जिसमें कि उन्होंने कहा, अखबार को, इकोनॉमिक टाइम्स, सॉरी, एक इंटरव्यू दिया जिसमें कि पत्रकार ने उनसे पूछा कि ये सब जो आप कह रहे हैं, जो कि मैं कह रहा था, वही चीज़ वो भी कह रहे थे। तो उन्होंने कहा ये सब जो आप कह रहे हैं ये आपने गृह मंत्री को बताया है नहीं? तो उन्होंने कहा जवाब में कि मैंने बताया उनको, लेकिन उनमें बहुत अहंकार है। पी चिदम्बरम में द वर्ड ही यूज्ड वाज एरोगेंस, कि ये बहुत अहंकारी है और इसलिए वो सुनने को तैयार नहीं है। तो जबकि टीवी वाले मुझसे मिलने आए और कहा कि आप दिग्विजय जी से सहमत हो क्या, क्योंकि उन्होंने वही चीज़ कही थी जो कि मैंने कहा था, तो मैंने कहा कि मैं तो उनसे 100% सहमत नहीं हूँ, 1000% सहमत नहीं हूँ, मैं तो 1,00,000% उनसे सहमत हूँ। और उसके बाद टीवी वाले ने मुझसे पूछा कि
तो चिदम्बरम के बारे में आप क्या सोचते हो? तो मैंने कहा कि चिदम्बरम जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि वो मेरे ही राज्य के हैं और मुझसे वरिष्ठ हैं। लेकिन वो उन्होंने दिखाया ही नहीं। और फिर अखबारों में कहने लगे कि मैं 1,00,000% सहमत था कि चिदम्बरम अहंकार से भरा हुआ है, और ये मेरा इरादा था ही नहीं। लेकिन इसको लेकर जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, चिदम्बरम जी ने शिकायत की और फिर सोनिया जी ने बहुत बुरी तरह से मुझे डांटा। 15 अप्रैल 2010। हाँ, और उस दिन के बाद मैं अलग अलग होते आया हूँ कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप से। क्या कहा सोनिया गांधी ने आपसे? वो नाराज हुई, कहती हैं कि कोई अनुशासन नहीं है, आप मंत्रियों के बारे में ऐसे कह रहे हो। लेकिन वो इतनी नाराज थी कि मैंने सोचा कि फोन पर उनको क्या समझाएं, मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगा। लेकिन वो मुलाकात मेरी तरफ से हुई ही नहीं। मैंने कोशिश किया बहुत उनसे मिलने। You were repeatedly called a loose cannon. आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर रिमार्क से भी पार्टी नाराज थी, ऐसा आपने लिखा है किताब वो में। सब बाद में हुआ। लेकिन हाँ, ये सही है कि सोनिया जी ने किसी से कहा था कि कश्मीर के सिलसिले में, कि उन्होंने कहा, सोज साहब जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि मणिशंकर को आप कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी बनाइए, क्योंकि हमारी वादी में वो ही वाहिद कांग्रेस के हैं जिन पर कि आम आदमी भरोसा रखता है। और इसके जवाब में सोनिया जी ने कहा कि नो, आई कांट मेक हिम द जनरल सेक्रेटरी बिकॉज ही इज अ लूज कैनन। और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आप जानते ही हो, दुनिया जानती है कि मैं बहुत खिलाफ था कि हम इतना पैसा खर्च करें। और फिर जो पैसे लिए जा रहे थे हमारे मंत्रालय से, उसके सिलसिले में जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं, जो बताते हैं कि हमने सही मायने में इसका इस्तेमाल किया है 60% तक, दूसरा किश्त आने के पहले, वो सुरेश कलमाड़ी मुझको नहीं दे रहा था। और इस सिलसिले में मैंने कहा कि मैं क्यों फंस जाऊं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो जनरल फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं, GFR उसको कहते हैं, उसका उल्लंघन मैं क्यों करूं। तो फिर चिदम्बरम जी वित्त मंत्री बन गए थे तब तक, तो उन्होंने कहा कि तुम किश्त दे दो। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मैं क्यों दूं, आप ही दे दीजिए, पैसा तो आपका है। और उसके जवाब में उन्होंने मुझको सबक सिखाया कि हम तो फंड्स रिलीज करते हैं मंत्रालय को, और मंत्रालय के तरफ से आपको रिलीज करना पड़ेगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसे रिलीज करूं। मैंने कहा कि कानून और जो नियम है उसके अनुसार मैं रिलीज करने को तैयार हूं, जिसका मतलब बनता है कि 60% का उसका उपयोग जब हो जाता है, मुझको एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए, उसको मैं देखकर दूसरा किश्त दे देता हूं। लेकिन कैसे मुझसे कहा जा सकता है कि मैं बार बार हजारों करोड़ रुपए कुल कलमाड़ी को दूं और वो मुझको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट न दे। और फिर मैंने शिकायत की प्रधानमंत्री को। अब वो चिट्ठी जो है वो इंडिया टुडे के हाथ में आ गया, और बाद में जाकर टेलीविज़न पर मेरे ख्याल में हरिंदर जडेजा थी, जो कि दिखा रही थी कि ये है मणिशंकर का हस्ताक्षर, और वो कह रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं प्रधानमंत्री को कि उनको मजबूर किया जा रहा है कि ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पर ज़्यादा जोर न लगाएं। तो ये सब हुआ, और इसके कारण शायद मुझको और भी दूर किया गया। और आज के दिन मेरे तकरीबन कोई संबंध नहीं है उस परिवार के साथ जिस परिवार ने मुझको बनाया। तो वही परिवार जिसने मुझे बनाया, उसी परिवार ने मुझको ख़त्म किया। तो इसका मतलब बनता है कि मैं राजनीति में आया बिना कोई बुनियाद, मैं तो बस उनकी आशीर्वाद से आया। तो जबकि आशीर्वाद हटाए गए तो मेरी राजनीतिक जिंदगी भी खत्म हो गई। We'll come to that point, सर। एक आपने प्रसंग लिखा है जिसमें आपने अरुण जेटली के लिए वर्ड इस्तेमाल किया, फुल फ्लेजेड फासिस्ट। हाँ, वो पार्लियामेंट में हुआ। पार्लियामेंट में, जिसके बाद गतिरोध हुआ और आपकी पार्टी ने आपसे माफी मांगने को कहा। प्रणब मुखर्जी ने बुला के आपको समझाया।
ये क्या मामला है, क्योंकि राज्यसभा में फासिस्ट को अनपार्लियामेंट्री वर्ड माना जाता है। हाँ, यही प्रणब मुखर्जी ने मुझको सिखाया। उन्होंने मुझसे कहा, बाकी लोग तो बस कह रहे थे कि पार्लियामेंट चलने दीजिए, आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन प्रणब ने मुझसे कहा कि उन्होंने फाशिस्ट का शब्द राज्यसभा में इस्तेमाल किया था और कि चेयर ने उनको बताया कि इस शब्द को हम अनपार्लियामेंट्री समझते हैं राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में आप कह सकते हो। तो क्योंकि राज्यसभा में इस शब्द का इस्तेमाल दुरुपयोग समझा जाता है, आप कुछ कह दीजिए। तो उन्होंने मुझ पर ही छोड़ा कि मैं अपनी जो माजरत था वो लिखूं, और मैंने ही लिखा। मैंने कोशिश किया कि कुछ ना कुछ शब्द इस्तेमाल करके ये भी दिखा दें कि हम उसको वापस ले रहे हैं, और साथ साथ अपने को बहुत कम न दिखाएं कि मैं बस माफ़ी मांगता हूँ। तो एनीवे दैट वाज एक्सेप्टेड। जी, इसके बाद एक प्रसंग है जिसमें आप पॉलिटिकली इनकरेक्ट के नाम से एक शो किया करते थे एनडीटीवी नाम के अंग्रेजी न्यूज़ चैनल पे। राइट विंग से स्वपन दास गुप्ता हुआ करते थे और लेफ्ट विंग से आप हुआ करते थे। आपने जिस तरह से लिखा उससे ये सेंस मिल रहा है कि गांधी परिवार या उनके इर्द गिर्द के लोगों की नाराजगी के चलते ये प्रोग्राम बाद में बंद कर दिया गया। मैंने कहा समझ में आ रहा है, इसलिए मैं वर्बेटम भी कोट करूंगा आपको, जी। क्योंकि आपकी ये बड़ी शिकायत रही है कि मुझे मिसकोट बहुत किया जाता है। It became something of a hit among English-speaking audience. In about a year's time, however, politically incorrect was taken off air because NDTV found the campus sequences too expensive to film, और so they said. अब ये so they said क्या मतलब है? मैं क्या जानूं कि उनका खर्च क्या था, और कि वाकई इसी कारण से उन्होंने निकाला या और कोई कारण था। क्या और कोई कारण था? और कोई कारण हो सकता है कि किसी ने शिकायत की हो। किसको? जो इंडिया टुडे को। एनडीटीवी की बात हो रही है। सॉरी, एनडीटीवी को। जी। तो मैं नहीं जानता हूं कि क्यों उन्होंने निकाला, लेकिन कारण जो मुझको बताया गया था वो ये था कि बहुत ही ज्यादा खर्चा हो रहा है। सब लोग ये कहते हैं कि मणिशंकर अय्यर कुछ भी यूं ही नहीं कहते हैं, उनके कई रिमार्क्स क्रिप्टिक होते हैं, लेकिन जहां मैसेज पहुंचना चाहिए पहुंच जाता है। थोड़ा खुल के बता दीजिए सर। पूरे खुलकर मैं बता रहा हूं कि मैं जानता नहीं हूं कि वो प्रोग्राम क्यों हटाया गया था, लेकिन मुझको बताया गया कि खर्च के कारण हटाया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि वही वाहिद कारण था या कि और भी कुछ दबाव लगे हुए होंगे। फिर उसके बाद आपको पार्टी की स्पोक्समैनशिप से भी हटाया गया। आपने लिखा आई सस्पेक्टेड दिस वाज एन ऑर्डर्स फ्रॉम अबव। ये तो बहुत बाद में। नहीं, वो नहीं। Notwithstanding my seniority in the party, I was kept out of its parliamentary executive, and although in my 15 years over 3 terms in the Lok Sabha, I had frequently been among the principal spokesperson of the party, especially on politically controversial matters. In my 6 years in the Rajya Sabha, I was deliberately ignored by my party whips and rarely included in the list of Congress speakers submitted to the chair. राज्य सभा में नहीं बोलने दिया लेकिन ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट प्रोग्राम के कारण नहीं था। नहीं, ये इसके बाद वो जो नाराजगी हुई थी कि मैंने कुछ चिदम्बरम के खिलाफ कह दिया है, जबकि असलियत में मैंने नहीं कहा था, वो दिग्विजय सिंह ने कहा। और बाद में मैंने दिग्विजय से पूछा कि तुम्हारा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया था कि आप जाकर चिदम्बरम से माफ़ी मांगिए, और उन्होंने कहा कि मैंने किया। अब मुझसे कभी नहीं कहा गया कि मैं जाकर माफ़ी मांगूं। मैं मांग लेता इसकी ज़रूरत पड़ती तो, लेकिन क्योंकि मेरे साथ संपर्क तकरीबन मुकम्मल तौर पर तोड़े गए थे 2010 के बाद, जबकि ये व्याख्या हुए, तो उसका नतीजा ये था कि उसी साल में या तकरीबन उसी दिन में, उसी घंटे में, जबकि मैं शपथ ले रहा था राज्यसभा में, तो तब जिस सोनिया गांधी ने मुझको राज्यसभा का टिकट दिया था वो मुझसे नाराज़ हो गई, और 15 साल से मेरी दूरी उस परिवार से बढ़ती गई है और कम नहीं हुई है। डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आपके किताब के अनवीलिंग में आई, पूरे टाइम बैठी रही। ये निजी तौर पर और पारिवारिक रूप में मुझको
अपने परिवार की दोस्त समझती है, कि मैं एक मित्र हूँ, कि मैं हमेशा कहते आया हूँ कि उन्हीं के बदौलत मैं एक राजनीतिज्ञ बना और कि मुझको एक नाम मिला। वो नहीं होते तो मैं बस एक ब्यूरोक्रेट बन जाता और कभी मुझे फॉरेन सेक्रेटरी नहीं बनाते और मैं बस एक एम्बेसडर होकर रिटायर हो जाता। लेकिन यदि आज के दिन 2 किताब या 3 किताब आपके सामने है और 1000 पृष्ठ का मैंने अपना आत्मकथा लिखा War है, and Peace, as per your publisher. इसका बुनियादी कारण है कि गांधी परिवार, राजीव हो या सोनिया हो, दोनों ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा था। राहुल गांधी ने नहीं रखा। राहुल गांधी मेरे समझ में नहीं आया, नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे कहा था, जबकि वो वाइस प्रेसिडेंट बने, चुनकर आए थे 2013 में। चुन के कहाँ आए थे, बने ही थे सर। खैर, चुन के, क्योंकि हमने सब अपना हाथ उठाया, जी जी। तो चुनकर आए ही थे। तो जबकि वो चुनकर आए थे जनवरी महीने में और फिर इत्तेफाकन मुझसे मंच पर मिले मार्च महीने में, तब उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे पूछा नहीं, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि हाल तक मैं आपसे 75% सहमत था, लेकिन अब मैं समझता हूं कि आप सही बोल रहे हैं 100%। Are you talking about that तालकटोरा कन्वेंशन? हाँ, तालकटोरा कन्वेंशन की बात कर रहे हैं हाँ, आप? तालकटोरा में जो महिला कांग्रेस की मीटिंग हुई, जिसमें कि उन्होंने चुने हुए महिलाओं को जो पंचायतों में काम कर रहे थे उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा 100% सहमत, और कुछ ही महीने बाद आपको हटा के मीनाक्षी नटराजन को पार्टी के भीतर पंचायती राज वाली सेल का मुखिया बना दिया। बिल्कुल। ये कैसी सहमति है? ये मैं नहीं जानता, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन मैंने खुलेआम अपने किताब में लिख लिया है कि मुझको ये कहा गया था मार्च महीने में, और अगस्त महीने में सोनिया जी ने मुझे बुलाया और कहा कि राहुल चाहते हैं कि आप अपना पद छोड़ें और मीनाक्षी को बनाएं। तो मैंने कहा कि एकदम मैं छोड़ रहा हूँ। आप लगातार उस दौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पंचायती राज को लेकर भी परसुएड करने की कोशिश कर रहे थे। आपने नोट तैयार किए मोंटेक सिंह अहलूवालिया और जयराम रमेश के जरिए, लेकिन फाइनली जब आपने वो नोट बनाया, दिया और उस पर फॉलोअप लिया, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने आपको झिड़क भी नहीं दिया, बल्कि जो ब्यूरोक्रेट लेके गए थे उनको कहा इसको किनारे रखो और जरूरी बातें करते हैं। वर यू सरप्राइज विद दिस? इट इज नॉट अ नोट, आई वाज आस्क्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट, और 5 ग्रंथों में 5 वॉल्यूम्स मैंने तैयार किया पंचायती राज पर, और उसको मैंने पेश किया। और फिर जब भी वो तैयार हुआ तो मेरी बहुत प्रशंसा हुई, और पहली मर्तबा मनमोहन सिंह और सोनिया जी दोनों बुरारी आए, जहाँ की मैंने एक अधिवेशन का इंतज़ाम किया था पंचायती राज के 15वीं साल को मनाने के लिए। दोनों आए जो कभी नहीं आते थे, और दोनों ने प्रशंसा की, और दोनों ने कहा, और उसी समय ये भी ऐलान किया गया कि 24 अप्रैल, जिस दिन 1993 में पंचायती राज का नोटिफिकेशन हुआ था गैजेट ऑफ इंडिया में, वो पंचायती राज दिन माना जाएगा। तो ये सब जो हो रहा था, मैं बहुत उम्मीद रख रहा था कि इस जो हमारे सुझाव थे उसको अमल में लाने के लिए मुझको पूरी सहमति मिलेगी अपने साथियों की तरफ से, लेकिन वो मिला नहीं। और उस समय चंद ही महीने रहे हमारी सरकार के लिए, क्योंकि ये सारा कहानी 213 का है, और आप जानते हैं कि 214 में हमारी सरकार गिर गई और हम नहीं रहे। सर, आपने कहा वॉल्यूम, लेकिन मैं आप ही की किताब के हवाले से नोट शब्द इस्तेमाल कर रहा था। Looking at the length of the report, Montag asked me to orally summarize my expectations of the Planning Commission. I did so and was highly pleased when he instructed one of his most able members, Arun Maira, to put up a note to him containing the proposed action points. My satisfaction was short-lived. A few weeks later, I went back to the Planning Commission to call on Arun Maira. He said he was going to be meeting the Deputy Chairman within the next few minutes with his note on action to be taken. I quickly glanced through his note, expressed my satisfaction and said I would wait till he returned. When he returned, his face had fallen. Apparently, Montag had waved away the note as an irrelevancy and spoken about something else. तो
रिपोर्ट मैंने लिखा था, नोट तो मायरा ने लिखा, तो इसलिए मैंने आपको रोका था, जबकि आपने कहा कि आपका नोट। मेरा तो रिपोर्ट था, पूरा रिपोर्ट, और उनका था एक नोट ऑन द एक्शन पॉइंट्स टू बी टेकन। और यदि उसको मॉन्टेक मान लेते, और न भूलिए कि मॉन्टेक और मैं, जबकि हम कॉलेज में थे, उन दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं। जबकि मॉन्टेक को डिप्टी चेयरमैन बनाया गया तो वो मेरे घर आए, मैं सैनिक फार्म में रहता था, और कहा कि हम दोनों आ गए हैं कैबिनेट में, हम एक साथ काम करेंगे। और मैं उनको बहुत अच्छा जानता था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी वो एडिशनल सेक्रेटरी थे और मैं था जॉइंट सेक्रेटरी। तो उनको इतना अच्छा जानता था कि मैंने सोचा कि वो मेरे साथ देंगे। लेकिन पता नहीं, इस पंचायती राज मामले में पंचायती राज पर कोई विश्वास नहीं था। तो हालांकि मेरे रिपोर्ट बन गए थे, और हालांकि मनमोहन सिंह जी का बैकिंग था, मुझे पता नहीं किस कारण से वही नोट जिसको उन्होंने कहा मायरा से लिखने के लिए, और जबकि उन्होंने लिखा और उनके पास ले गए, तो उसको एक तरफ फेंक दिया। मैंने कभी आज आपने तक राहुल नहीं और सोनिया जानता से हूँ। पूछा नहीं? आपने लिखा भी है, neither Rahul nor Sonia was to ever again interact with me on the subject. I not only felt very let down but also wondered how they could so casually cast to one side a key aid to Rajiv Gandhi on his impassioned advocacy of deepening democracy through effective self-government. ठीक है, मैं, आप चाहते हैं कि मैं दोबारा ये कहूँ तो मैं कहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी कभी कभी पंचायती राज का जिक्र करती है, लेकिन जिस तरह से उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है, जिस प्राथमिकता हमें देनी चाहिए राजीव गांधी की इस सोच को, वो पिछले 10-15 साल में, या कम से कम 10 साल में वो हो नहीं रहा है। शायद इस कारण कि 10 साल से हम सत्ता में नहीं हैं, तो क्योंकि हम बाहर हैं, वो इस विषय को उठा नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बुनियादी क्रांति हमें अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन में लाना है, वो पंचायती राज के ज़रिए करना चाहिए। और ये सबूत मैं आपके सामने पेश करूं कि 9 दिसंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट मंत्री जो राज्य के थे उनको दिल्ली में बुलाया, और वहाँ उन्होंने कहा कि सबसे क्रांतिकारी कदम जो हम उठा सकते हैं वो है पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज के पीछे वो सारे शक्तियां हैं जो इस देश को बदल सकते हैं। तो वहीं से शुरू हुआ जो राजीव ने काम किया। और उसके पहले मैंने इसका बहुत जिक्र किया है इन किताबों में कि गांधी जी तो कह रहे थे कि पंचायतों में ही चुनाव होना चाहिए, यहाँ तक कि उसी को बुनियाद बनाना चाहिए हमारे संविधान का, और वो हुआ नहीं। तो जबकि ये प्रयास हो तब से चल रहा है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के ज़माने से, तो बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिहाज से, मेरी दृष्टिकोण में, कि इसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। वो प्राथमिकता पिछले 10 साल में मैंने नहीं देखा है। एक जगह आप किताब में लिखते हैं कि जब 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव का मौका आया, तब आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के लिए प्रणब मुखर्जी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी और राष्ट्रपति के पद पर मनमोहन सिंह को बिठा दिया जाना चाहिए था। हाँ, क्यों? क्योंकि सन 2012 में 2 बीमारियां आई जो हमारे दास्तान को तय किया। सोनिया जी बीमार पड़ गईं कैंसर से, और मनमोहन सिंह जी को 6 बाईपास हुए। तो इससे लोग बलहीन हो जाते हैं, और लीडरशिप दोनों सरकार में और पार्टी में बीमारी के कारण बलहीन होने से पार्टी और सरकार दोनों बलहीन हो गए थे। तो उस समय यदि उसी समय राष्ट्रपति की चुनाव होने वाली थी, तो एक मौका था कि पूरे कदर और आदर के साथ हम डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, हम उनको वो ऊंचा पद दे दें राष्ट्रपति जी का। और कि जो प्रणब मुखर्जी, जो कि
अच्छे हाल में थे, उनको प्रधानमंत्री बना देते तो शायद जो नतीजा हुआ 2 साल के अंदर 2014 में, वो हम हार जाते, लेकिन जहां की हमें 44 सीट मिले, शायद हमें 144 सीट मिल सकते थे। और प्रणब मुखर्जी खुद कहते हैं अपने आत्मकथा में कि जबकि सोनिया गांधी कौसम्बी गई थी, कौसम्बी हिल्स गई थी रिकवर होने के लिए अपने कैंसर से, अपनी बीमारी से, तो तब उनको पता लगा कि वो वहाँ सोच रही थी कि प्रणब को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन उनका कहना है कि जब वो वापस आए तो उन्होंने अपना मन बदल दिया था और कि मनमोहन सिंह जी रहे। और क्या नतीजा था कि अगले साल 2013 में टाइम मैगजीन के कवर पर डू नथिंग प्राइम मिनिस्टर का जिक्र हो रहा है। और भारत की आवाम सोच रही थी कि ये सरकार चल नहीं रही है, और ये एक मूल कारण था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आपने कहा कि उन्होंने हिंट किया कि वो प्रणब को कंसीडर कर रही है, लेकिन जो आपने प्रणब मुखर्जी की किताब कोट की है उसमें उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी ने एक वेग सा इंप्रेशन दिया कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रेसिडेंट के लिए कंसीडर कर रही हैं। ये उन्होंने कहीं नहीं कहा कि वो प्रणब मुखर्जी को पीएम के लिए कंसीडर कर रही हैं। उन्होंने कहा, वो कहा है जहां तक कि मुझे याद है, She had given the vague impression that she was considering making Dr. Singh the presidential nominee. This led Pranav to wonder, दैट्स राइट, if she elected Singh for the presidential office, she may choose me as the prime minister. वो लिखते हैं। Pranav Mukherjee thought like that. I so did I. Yeah. Yeah, तो सोनिया I ने for वो- different reasons. जी। लेकिन क्योंकि मैं प्रणब को बहुत आदर करता था, वो एक अच्छे आदमी और थे। इस वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर आपके बहुत दुश्मन तैयार हो गए थे। नहीं, प्रणब तो सबको अपने साथ ले जाते थे। उनमें ये खूबी थी कि कभी कभी वो नाराज हो जाते थे और चीखते थे, लेकिन तब भी सबको सहमति से रखते थे। और जहाँ की हमारे मतभेद होते थे प्रणब के साथ, तब वो मुझे बुलाते थे और इस तरीके से मुझको समझाते थे कि मैं उनका जो राय है वो अपना लेता था। तो सोनिया गांधी हमारे ने- रिश्ते बहुत अच्छे थे। क्यों सोनिया गांधी ने ये कंसीडर नहीं किया प्रणब मुखर्जी को बनाना? ये क्या आप लगता है? उनसे पूछिए, पूछेंगे सर, क्या आपको क्या लगता है, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? मेरा कोई You are a interpretation renowned political commentator. What's your take on this? What went against Pranav Mukherjee? I don't know, frankly. I think Manmohan Singh himself did not want to become president. और कि सोनिया गांधी को मनमोहन सिंह के बारे में इतना अच्छा राय था, वो उनको रिस्पेक्ट करते थे। वो सोचते थे कि ये बहुत बड़े दानिश्वर हैं और कि इन्होंने ऐसी क्रांति लाई है हमारे खास तौर पर आर्थिक क्षेत्र में कि वो रहना चाहते हैं तो रहने दीजिए, 2 ही साल हैं। ये आपके कहने पर मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रही थी। और आप उनसे मिल सकते हो तो पूछ लीजिए। नहीं, आज तक तो नहीं मिला हूं, कभी मिलूंगा, इंटरव्यू करूंगा, जरूर पूछूंगा। क्या कैबिनेट में इस बात की चर्चा हुई थी कि बाबा रामदेव को एयरपोर्ट पर रिसीव किया जाए, क्लर्जिस होटल में उनके साथ बातचीत की जाए? मैं उस साल में कैबिनेट में नहीं था, मैं तो हार गया था इलेक्शन, आप तो बाहर कमेटियों में थे। तो जी। मैं बाहर ही था। पर आपके लेकिन कैबिनेट के दोस्तों ने बताया जबकि- तो होगा। हाँ, मेरे दोस्त थे, तीनों थे, क्योंकि कौन था उसका लीडर? प्रणब। इसीलिए पूछा। और उसके साथ थे सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल। ये 2 तो मेरे यार थे और प्रणब हमारे रिस्पेक्टेड लीडर थे। तो मुझे हैरियत हुई कि इस किस्म के आदमी, ये बाबा रामदेव, ये फ्रॉड आदमी, इससे मिलने के लिए वो जा रहे हैं एयरपोर्ट। तीनों गए और उनका स्वागत किया, क्योंकि उनका ये सोच था कि हम इनको क्लैरिजिस होटल ले जाएंगे और वहाँ उनको समझाएंगे कि उनको केजरीवाल से मिलना नहीं चाहिए, केजरीवाल नहीं, अन्ना हज़ारे से नहीं मिलना चाहिए। और फिर 1-2 दिन रखा उनको क्लैरिजिस होटल में, और फिर उनसे उनका हस्ताक्षर भी ले लिया एक समझौते पर कि वो उनका समझौते साथ में क्या नहीं लिखा था? देंगे। और जैसा कि उनको छुटकारा मिला क्लैरिजिस से, सीधा रामलीला ग्राउंड पहुंचे और जो उन्होंने लिखा था उसको फाड़ डाला। तो हमें
ये बड़ी गलती थी और इससे हमारी छवि बहुत गिरी। आप किस बिना पे योग गुरु रामदेव को फ्रॉड कह रहे हैं? व्हाट्स द बेसिस ऑफ योर एलिगेशन? कोर्ट कह रहा है कि वो अपने जो इश्तिहार हैं, अपने जो दवाई बनाते हैं उसके बारे में जो कहते हैं और जो दूसरे दवाइयों के बारे में उसका निंदा करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और फिर उनके राय से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और जो वो सोचते हैं मैं नहीं समझता हूँ कि उस सोच के आधार पर देश आगे बढ़ सकता है। पीछे जा सकते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी ये जो राय है ये आपकी पार्टी को बहुत संकट में डालती रही हैं ऑप्टिक्स के लेवल पे। मुझे 17 जनवरी 2014 याद आ रही है। नई दिल्ली में तालकटोरा के स्टेडियम के कन्वेंशन हॉल में AICC की मीटिंग थी। मीटिंग के बाहर आपने ANI को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में आपने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये नहीं जानता कि तक्षशिला कहाँ है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ये नहीं पता कि सिकंदर, अंग्रेजी में अलेक्जेंडर, कभी पाटलिपुत्र तक नहीं पहुंचा, वो इस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, जवाहरलाल नेहरू के जूतों में कैसे आ सकता है, अंग्रेजी के अगर फ्रेज का इस्तेमाल करें, टू स्टेप इन हिज शूज। यू सेड नेवर नेवर नेवर, एंड देन यू सेड कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए तो उसके बाद यहाँ आके चाय बेच सकते हैं। मैं कोट कर देता हूं जो आपने लिखा। मैं जरा आपको नेवर 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 इन थंडरिंग टोन आई देन क्विप दैट इफ आफ्टर ही लॉस्ट द इलेक्शन मोदी स्टिल वांटेड टू सर्व द टी, अगर चुनाव हारने के बाद भी नरेंद्र मोदी चाय बेचना चाहें, वी कुड मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर हिम हियर। या सो आई सेड क्विप्ड, उसको आपने छोड़ दिया है कि हंसी मजाक में, क्योंकि मोदी जी अपने को चाय वाला कह रहे थे। कौन कह रहा था कि मोदी चाय वाला है? मोदी जी खुद कह रहे थे कि मैं चाय वाला था। मैंने उनको चाय वाला नहीं बुलाया। पर आपने ये तो कहा कि यहाँ आके चाय बेच सकते हैं। नहीं, मैं जैसे कहा यदि वो चाहे, इफ ही वांट्स टू, तो यदि वो चाहे, ये बस हंसी मजाक में आई सेड क्विप्ड, यू रेड इट आउट। पर सर आपके क्विप के चक्कर में आपकी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत ना हुई। कोई दिक्कत। क्या हुआ कि इसको लेकर, आप माफ कीजिए, आपके जो मीडिया के कॉलीग्स हैं जी जी, वो कहने लगे, और खास तौर पर मैं दो लोगों का नाम लूंगा, राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त। इन दोनों ने कहा कि मैंने कहा था कि क्योंकि वो चाय वाले थे इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। मैंने कभी ये कहा नहीं। मैंने तो जो कारण मैंने बताया कि वो नहीं जानते हैं कि तक्षशिला पाकिस्तान में है और कि सिकंदर कभी पाटलिपुत्र नहीं आए थे, कि इस कारण से जो ज्ञान की जरूरत है वो उनमें नहीं है, तो इसलिए वो कभी 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 नहीं बनेंगे। अब ये जो जोर से मैंने कहा कि कभी कभी नहीं बनेंगे, जबकि वो बनने वाले थे, तो इसको लेकर प्रशांत किशोर ने खुद मुझे बताया कि उनको आइडिया आया कि हम होलोग्राम लगाएं मोदी जी का चाय के दुकानों में, और उन शब्दों को लेकर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, और मीडिया ने उनका बहुत साथ दिया कि मैंने कहा था कि वो चाय वाला है और इसलिए वो नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। और मेरी पार्टी ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि आपने क्या कहा। तो ये जो आप मीडिया वालों पे दोष दे रहे हैं वो दीजिए, पर आपकी पार्टी ने आपसे क्यों नहीं पूछा? राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने क्यों नहीं पूछा? आई डोंट नो, प्लीज आस्क देम, क्योंकि मैं भी। यू नेवर आस्क देम, यू मेट देम सो मेनी टाइम्स। अभी 2022 में आपने 2 घंटे स्पिरिचुअलिटी पे चर्चा की राहुल गांधी से, तब नहीं पूछा आपने? क्योंकि तब तक ये तो 5 साल की कहानी हो चुकी थी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। पर ये तो सारी ही बातें कल की हैं, 2024 से पहले की हैं। उसके बाद जो हुआ था 2017 में, जी, वील कम टू दैट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिस 2 घंटे की बात आप कर रहे हो वो 2017 के बाद हुई। 2017 की दिसंबर के बाद हुई। क्या हुआ था सर 2017 में? क्योंकि 2017 में आपने जब ये कहा कि ऐसी नीच किस्म की राजनीति, तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गुजरात की रैलियों में उस
वर्बल अटैक को बार बार दोहराया और ऐसा उन्होंने कहा कि आपने जातिगत टिप्पणी की है उन पर। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे डर है जबकि मैं हिंदी में बोलता हूँ, जी जी। क्योंकि ये मेरी मातृभाषा नहीं है, ये एक सीखी हुई जवाब है। तो मेरे मन में जब मैं हिंदी में बोलता हूँ तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अंग्रेजी से इसका तर्जुमा हो रहा है हिंदी में, जबकि मैं हिंदी बोलता हूँ। तो मैंने कहा उस अवसर पर कि मोदी जी ने कहा था पहले दिन अंबेडकर भवन का उद्घाटन करते हुए कि ये राजीव गांधी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या जानते हैं, जबकि वो बाबा शिव के पीछे भाग रहे हैं। तो मैंने कहा कि राहुल गांधी, नो, दैट राहुल गांधी, कि राहुल गांधी को बाबा अंबेडकर के बारे में क्या जानकारी है, जबकि वो बाबा शिव के पीछे भाग रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये असभ्य बात है, और उस पर मैंने उनके चरित्र पर कहा कि ये एक नीच किस्म के आदमी है। ये लेकर मोदी जी ने अगले तकरीबन उसी समय, you उसी think दिन, you were right in using these words for the Prime Minister? was he right in referring in so scathing terms to Rahul Gandhi? If he lowers the language, then naturally we will lower the language. फिर आपकी पार्टी ने आपसे किनारा क्यों कर लिया? पता If you नहीं, were right in your stand. because they never asked me. उसी दिन उसी जिस समय, पार्टी के बिहाफ पे आप स्टेटमेंट देते हैं नहीं, AI को, पार्टी के बयान में नहीं, वो आपसे किनारा कर लेती है। ये पार्टी के, मैंने आपने पहले ही पढ़कर बताया है जी। कि सन 2010 से लेकर मैं पार्टी का स्पोक्समैन नहीं था, और सन 2014 में 18 लोगों का लिस्ट बनाया गया था, जिसमें कि औपचारिक जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका नाम दिया गया था। उस लिस्ट में मैं नहीं था। तो इसलिए उसके बाद मैं अनौपचारिक तरीके से, क्योंकि मैं उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी राय रखता था, पार्टी की राय नहीं रखता था। मैं तो अपने लिहाज से मैंने कहा कि इनका चरित्र बहुत कम है, और उन्होंने दिखा दिया। एक दिन उन्होंने खुद इसका सबूत पेश किया, जबकि मेरे शब्दों को मरोड़कर वो कहने लगे कि मैंने कहा है कि वो नीच जात के हैं। मैं कभी कहता ऐसा? मेरे इलेक्शन में जब मैं पहले 1991 में लड़ा, और वो उस किताब में लिखा है, जी। द्राविड कड़हम डीके जो है, उन्होंने कहा था कि हर डीके मेंबर को अपने जेब में एक कैंची ले जाना चाहिए कि जब भी वो जनेऊ को देखें तो उसको काटें। तो मैं अपने इलेक्शन में अपने क्या शर्ट को क्या कहते हैं, उसको उतार कर मैं दिखाता था कि मैं जनेऊ नहीं पहनता हूँ, और मैं कहता था कि आप अपनी कढ़ाई लीजिए अपने गांव में और चिकन करी बनाइए, और मुझको भी बुलाइए, मेरे विपक्ष जो लड़ रहे हैं उनको भी बुलाइए, और देखिए कि कौन ज़्यादा खाता है। तो ये सब मैंने कहा था, और मैंने कभी भी जात के आधार पर किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की है। ये चीज आपने राहुल गांधी को एक्सप्लेन की, बिकॉज राहुल गांधी ट्वीटेड इन रिस्पॉन्स टू मोदी, I do not appreciate the tone and language used by Manish Shankar Iyer to address the Prime Minister, both the Congress, and I expect him to apologize for what he said. But I would have thought that they would have asked me what did I say before saying apologize. तो ये आप फिर किस पार्टी और विचारधारा की बात कर रहे हैं जो आपसे पूछ भी नहीं रही है कि आपने कहा क्या असल में? ये आप उनसे पूछिए। आपने नहीं पूछा क्योंकि आप उस पार्टी में थे। आप मैं उस पार्टी में नहीं था, क्योंकि you were not in Congress back at that time. प्लीज लिसन टू मी Sir. एंड लुक एट द बुक। उसी दिन शाम को मुझको सस्पेंशन नोटिस मिला, तो मैं इतने सस्पेंशन में था कि मैं किसी से भी बात नहीं कर सकता था। It was a show cause notice. Yeah. Is it equivalent to suspension notice? Are No, they the it same? the show cause notice, it says show cause, and in the meanwhile we are suspending you. The letter itself said that. ये थोड़ा सा हम लोगों की सर पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के तौर पे दिलचस्पी रहती है।
इनर पार्टी डेमोक्रेसी समझने के लिए? जैसे आपने किताब में एक जगह लिखा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो हिस्टोरिकल बजट प्रेजेंट किया, तब 60 सांसद थे जिन्होंने एक जोरदार चर्चा की, और सिर्फ 2 सांसद थे जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का सपोर्ट किया, एक नागौर के मिर्धा साहब और दूसरे आप, बाकी सब ने विरोध किया। तो हम लोग के लिए वो एक लर्निंग थी, अच्छा ऐसा भी होता था कभी कि जोरदार बहस हो रही है। जब आपको शो कॉज नोटिस मिला जिसमें मिस्टर ए के एंटनी, मोतीलाल वोरा और सुशील कुमार शिंदे थे, तो आपने रिपीटेडली आगे लिखा कि एवरीबॉडी सेड कि इसको रिप्लाई मत करना, हमें राहुल गांधी से चेक कर लेने दो कि इसमें क्या करना है। तो इससे हम लोग ये समझ नहीं पाए कि ये क्या इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। जहां मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में कहता हूं 1991 में, मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है फॉर परहैप्स द लास्ट टाइम। यस। तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी कम होते गया नरसिम्हा राव जी के दौरान में और फिर उसके बाद। तो उस समय खुले आम हमें बोलने की इजाज़त थी, और इसलिए कोई 60 लोगों ने मनमोहन सिंह के सुधार का निंदा किया, और हम 2 ही थे जिन्होंने उसका समर्थन किया। लेकिन जब तक कि हम 2017 में, अब ये देखिए 91 की बात मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद 9 + 17 साल, 26 साल गुजर गए हैं। तो 26 साल के बाद जिन्होंने मुझे जो शो कॉज नोटिस दिया था, मैं उनसे जाकर मिलूं और वो कहें कि जब तक कि राहुल से हम नहीं बात करते और वो नहीं बताते कि आपको शो कॉज नोटिस के जवाब में क्या लिखना है, तब तक आप न लिखिए। और मुझको मेरा रास्ता बंद किया गया था कि मैं इसका जवाब ही नहीं दूं। तो मैंने कभी शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझको निर्देश किया था कि आप न लिखें। अब ये हो गई थी पार्टी की हाल। और फिर अचानक अब अगस्त महीने में राजू आता है मुझसे मिलने, जो राहुल के साथ काम कर रहा था, और वो आए और उन्होंने कहा कि आपकी सस्पेंशन को बंद कर रहे हैं, और 2 दिन के बाद उसका ऐलान होगा राजीव जी के जन्मदिन पर, और फिर आप राहुल से मिलोगे। मैं राहुल से मिला, लेकिन कोई 5 साल बाद, क्योंकि उस दिन उनको लंदन निकलना था। किसी ने मुझको पूछा नहीं, न तो वे चाय वाले के बारे में, न तो इसके बारे में। लेकिन इसका नतीजा ये रहा कि मेरी राजनैतिक जीवन खत्म किया गया। जी, आपने सर कई जगह ये कहा कि आई एम नॉट वेल वर्स्ड इन हिंदी, वो आपकी मदर टंग नहीं है, तो इस वजह से मिसकोट किया गया, या मैंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी आपकी ज़बान है। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर आपसे एक सवाल पूछा जाता है, What steps needed to be taken to restart the Indo-Pak dialogue? आपका जवाब, First you need to remove Modi. Otherwise the talks will not move forward. क्या हुआ था वहां पे? देखिए, बार बार आप अखबार में पढ़ोगे कि ये शब्द यू जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आप किसी विषय के बारे में, आपको हम नहीं कह रहे हैं। यू का मतलब जो ये कह रहे हैं। तो वहीं के वहीं मुझको पकड़ा गया, और पाकिस्तानी इंटरव्यूअर ने मुझसे कहा कि यू का क्या मतलब है, कि हम उनको हटाएं। Are you saying this और ISI मैंने to उसके remove जवाब में कहा, उसी इंटरव्यू में मैंने उसके जवाब में ये कहा कि नो नॉट यू, it's we who will have to remove him 4 years from now when the elections take place. तो आप पूरी चीज पढ़िए, तो उसमें मैं उनको निमंत्रण नहीं दे रहा हूं मोदी को हटाने के लिए। लेकिन ये बीजेपी के लोग, खास तौर पर संबित पात्रा, वो क्या कहते हैं कि एक सेंटेंस को लेते हैं और कहते हैं कि इन्होंने निमंत्रण दिया ISI को कि मोदी को हटाया जाए, और उसके बाद मोदी ने कहा कि मैं षड्यंत्र रचा रहा था सुपारी निकालने के लिए पाकिस्तान में। तो ये सब झूठ है, ये सब मरोड़ कर कहने का है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सभ्य तरीका नहीं है पॉलिटिक्स करने का। खुर्शीद कसूरी के डिनर में क्या हुआ था सर? खुर्शीद कसूरी कौन है ये मुझे पहले बताना आपको। मैं कैम्ब्रिज पहुंचा
8 अक्टूबर 1961 को। और मैं अपने सामान रखने के बाद मैं नीचे आया और 2 पाकिस्तानी खड़े थे, उनमें से एक थे खुर्शीद कसूरी। तो मैं खुर्शीद को पिछले 60 साल से जानता हूँ। मेरे पहले 20 साल को छोड़कर बाकी पूरी मेरी ज़िंदगी मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। वो इत्तफाकन बने फॉरेन मिनिस्टर, और जबकि वो फॉरेन मिनिस्टर बने तब उन्हीं के बदौलत वो डायलॉग हुआ सती लांबा और तारिक अजीज के बीच में, जिससे कि कश्मीर के मसले का हल दोनों तरफ की सहमति से निकलने ही वाला था। तो वो मेरे दोस्त हैं, और जब भी मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो उनके यहाँ एक बहुत बड़ा डिनर होता है जिसमें कि पाकिस्तानी दानिश्वरों से या राजनीतिज्ञों से या कभी कभी मिलिट्री लोगों से भी मेरी मुलाकात वो करवाते हैं। तो जब वो दिल्ली आ रहे थे नूर बानो की बहन की बेटी की शादी के लिए, वो रामपुर का खानदान और इनके खानदान के बीच में कुछ रिश्ते हैं, तो इसलिए वो पहुँचे। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं शादी के लिए आ रहा हूँ, तो जिस दिन मैं पहुँच रहा हूँ 6 दिसंबर वही दिन है जबकि मैं आपके यहाँ आ सकता हूँ। और उनकी छवि ऐसी थी कि जबकि मैंने कहा कि उनसे मुलाकात करने के लिए मैंने बहुत बड़े लोगों को बुलाया और सब ने स्वीकार किया। कौन थे वो? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, नटवर सिंह, पूर्व विदेश मंत्री, दीपक कपूर, पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे जितने भी पूर्व एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स पाकिस्तान में जो रहे थे उनको मैंने बुलाया, सब पहुँचे। कुछ ऐसे अखबार वाले भी थे, प्रेम झा और राहुल खुशवंत सिंह जैसे, जो कि पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं, और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी वहाँ मौजूद थे। और मैंने सबसे पूछा कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाना चाहिए, इस पर हर एक कोई 5 मिनट के लिए बात करे और इसका जवाब देंगे कसूरी साहब सुनने के बाद। और उनमें से मिसाल के तौर पर चिन्मय घारे खां थे, जिन्होंने कहा कि जब तक कि आप कश्मीर की मांग न छोड़ते हो तब तक कश्मीर का तब तक हमारे रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते हैं। तो उनका मेरे जैसे लोग उनका साथ दे रहे थे, दूसरे लोग उनके खिलाफ थे, और फिर हमारी डिनर हुई। अब ये सब जो हो रहा था, इसको लेकर अगले दिन मोदी जी कहते हैं कि षड्यंत्र रचा रहे थे, क्योंकि अगले दिन आपका वो नीच किस्म के आदमी वाला बयान आया 7 दिसंबर को। हाँ, वो ऐसा हुआ इत्तेफाकन कि अगले दिन ये नीच किस्म के आदमी का आया बयान, और उसको लेकर फिर अर्नब गोस्वामी को पता लगा कि हमारे यहाँ ये डिनर हुआ था, और इसको लेकर कहने लगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भारत के वो अहमद पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री बनाने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और ये मणिशंकर अय्यर जाकर वहाँ से सुपारी निकाल रहा है हम पर। अब ये तो गैंगस्टर स्पीच है। लेकिन बजाय मुझे पूछे, कुछ भी पूछे, मुझको सस्पेंड किया गया और फिर एक तरफ किया गया। इस बारे में आपने किसी शिकायत की? जैसे जब आप MIT जा रहे थे जहाँ पे आपकी बेटी पढ़ाती हैं, तब आपने प्रियंका गांधी को एक फ़ोन किया था कि आप मेरी तरफ से राहुल को बधाई दे दीजिएगा। प्रियंका ने क्या कहा आपसे? प्रियंका ने कहा कि सीधा तुम उनसे बात करो। तो मैंने कहा कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सस्पेंड हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो मेरे साथ कैसे बात कर रहे हो, और फिर अपने को करेक्ट किया और कहा कि अच्छा, क्योंकि मैं पार्टी में नहीं हूँ इसलिए तुम मेरे साथ बात कर सकते हो। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप चिट्ठी लिखिए और उस चिट्ठी को मैं उन तक पहुंचा दूंगी कि आप अपने बर्थडे की बधाई दे रहे हो। आपने फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट कनेक्टिंग थी यहाँ से दोहा, दोहा से बॉस्टन। आपने पहली चिट्ठी लिखी जिसका ड्राफ्ट पढ़ने के बाद आपकी पत्नी सुमीत ने कहा कि आपके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचा है क्या? वाई आर यू क्रिंजिंग लाइक दिस?
आपने दोबारा चिट्ठी लिखी, उन्होंने दोबारा आपको झिड़का। ऐसा क्या लिख रहे थे आप? सारे सेल्फ रिस्पेक्ट को किनारे रख के आपकी पत्नी की नजर में गिड़गिड़ा रहे थे पार्टी आला कमान के सामने। मैंने सुनीत से कहा कि यही तरीका है जो कि कांग्रेस के लोग इस्तेमाल करते हैं, यही भाषा है। क्या सोनिया गांधी और जबकि राहुल वो गांधी के कुछ सामने गिड़गिड़ाने का? जबकि वो कुछ मांगते हैं। और उन्होंने मेरे आंखें खोले कि जिस तरीके से मैं वो चिट्ठी का ड्राफ्टिंग कर रहा था, वो दिखा रहा था, वो दर्शा रहा था कि मुझ में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो 2 बार उन्होंने रद्द किया मेरे ड्राफ्ट। क्या लिखा था आपने ऐसा? अब ये मुझे याद नहीं है, लेकिन इट वाज नॉट द सब्सटेंस, इट वाज द स्टाइल। और वो कहने लगी कि वो 30 साल तो छोटा है तुमसे, और तुम उसके पिताजी के मित्र थे और उनका साथ दे रहे थे, तो ये तरीका नहीं है कि आप that you beg for what is your right. Just begging on demand your bended right. knees. Sunita replied, begging on bended knees before a man 30 years younger than me. That's Rahul Gandhi. For what? After 3 decades of serving the party and standing up for his father. ये कहा उन्होंने मुझसे, तो इसलिए मैंने तीसरे बार लिखा चिट्ठी। और जो उन्होंने नहीं देखा, और ये मैं जाने जानता कि देखा है या नहीं, उसका जवाब यू नहीं सेड कि आया। आपकी पत्नी ने तीसरा ड्राफ्ट फिर नहीं देखा। हाँ, 2 ड्राफ्ट वो देख पत्नी चुकी ने थी। कहा कि मैं नहीं देखूंगी, तो मैं उसे भेज दिया। तो मैंने उसे भेज दिया बॉस्टन से, और जवाब आया कि कोई 2 महीने के बाद, अगस्त महीने में राजू आया और मुझसे कहा कि आपकी सस्पेंशन बंद किया जा रहा है। तो जो मेरा लक्ष्य था वो पूरा हो गया। आपका अगला लक्ष्य था 2019 में अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से वापस चुनाव लड़ना, लेकिन स्टालिन ने उस मूव को ब्लॉक कर दिया और राहुल गांधी ने भी उस आइडिया को बहुत सपोर्ट नहीं किया। क्या हुआ? जो हुआ क्या कि अंत में जाकर बहुत मुश्किल से 9 सीटों पर सहमति थी कि कौन से सीट कांग्रेस को दिए जाएंगे। 10वीं के लिए स्टालिन ने कहा कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तमिलनाडु में, जिसमें से 2 आप ले लीजिए और 1 आप छोड़िए। और उन तीनों में मयिलादुथुरई, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो भी शामिल था। तो राहुल ने उनसे कहा कि आप मयिलादुथुरई ले लीजिए, लेकिन हमें करूर और कृष्णगिरी दीजिए। तो इस पर जबकि समझौता हुआ, तो केसी वेणुगोपाल ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपकी सीट को हम डीएमके को दे रहे हैं, लेकिन एक समझौता है राहुल और स्टालिन जी के बीच में कि आपको एक राज्यसभा सीट दिया जाएगा। तो हालांकि मेरी लोकसभा की सीट ली जा रही थी, मुझको बताया गया कि मैं राज्यसभा में लाया जाऊंगा, तो मैंने स्वीकार किया। लेकिन आपने मुकुल वासनिक से क्रॉस चेक भी किया? जी, आपने मुकुल वासनिक से क्रॉस चेक भी किया? इसलिए कि जब वेणुगोपाल बोलते हैं, वो एक बहुत ही सख्त केरला एक्सेंट के साथ बोलते हैं, तो फिर मेरी सुनाई भी कमी है। तो मैंने सोचा कि उन्होंने कह दिया है, ये मैंने समझा है, तो इसलिए मैं मुकुल से भी पूछ लूं कि क्या हुआ, वो क्या कह रहे थे। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया यही चीज़ कि सीट आपका लोकसभा में नहीं मिलेगा, लेकिन राज्यसभा में आपको सीट दिया जाएगा। फिर मिली आपको सीट राज्यसभा में? ना। बहुत नाराजगी रही आपकी केसी वेणुगोपाल से। आप लिखते हैं, When I went to see Venugopal, who had conveyed Rahul's promise to me, I was treated so rudely and boorishly that I decided never to have anything to do with the man again. क्या हुआ था उस मीटिंग में? मैं गया और उन्होंने कहा कि तुम कैसे पहुंचे हो अभी? तो मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट लेकर हम आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो तुम्हें पहले ही बुलाया था। तो मैंने कहा कि मुझको ऐसा कोई खबर नहीं आया। मैंने कहा कि नहीं, तब कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, और इशारा कर दिया कि मुझे निकलना है। अब मैं इतना सीनियर आदमी, कम से कम कुछ शिष्टता के साथ बात करते, लेकिन वो शिष्टता नहीं दिखाया। तो मैंने कहा कि तब मुझको क्या ज़रूरत है कि मैं इनसे कोई संपर्क रखूं,
और इसलिए मैं उनके कमरे को छोड़कर मैंने तय किया कि मैं कभी उनसे नहीं मिलूंगा। और आज कितने 6 साल हो गए हैं और 6 साल में मैं कभी उनसे मिला नहीं। तो ये किसके बिहाफ पे अकॉर्डिंग टू यू लीडर्स लाइक केसी वेणुगोपाल वर डिसरिस्पेक्टिंग ओल्ड गार्ड लाइक मणिशंकर अय्यर? क्या कहूँ? क्या उनको ऊपर से ये डिक्टेट है या वो खुद से ही ऐसा कर रहे हैं? नहीं, मैं ये मैं नहीं जानता। आपने कभी ऊपर कंप्लेन की सोनिया गांधी से या राहुल इनसे गांधी एक से? चीज आप याद रखिए कि जिंदगी में मैं केसी वेणुगोपाल से 2 ही मर्तबा मिला हूँ। एक, जबकि राहुल ने उनसे कहा कि मयिलादुथुरई के लिए प्राथमिकता दीजिए और तमिलनाडु कांग्रेस को बताइए कि मयिलादुथुरई हमें चाहिए। ये एक बार मैं मिला तो बस 2 सेकंड के लिए मैं उनके घर गया। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्देश आपको मिले हैं क्या राहुल के तरफ से? उन्होंने कहा हाँ, और फिर वो चले गए। एक मीटिंग। दूसरी मीटिंग जब मैं गया था उनसे राज्यसभा के बारे में पूछने के लिए, और मैंने बता दिया है आपको तफसील में, जो कि मैंने किताब में नहीं लिखा है कि हुआ क्या। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अपने को कम क्यों दिखाऊं। यू सरप्राइज और डिसअपॉइंटेड जब गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में एक G23 बनता है, आपको उसमें भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि पार्टी मुझे लॉयलिस्ट नहीं समझ रही है, पार्टी के विरोधी भी मुझे गांधी परिवार का ही गिन रहे हैं, तो मैं ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ? तो उस टाइम पर मुझे याद आया कि जब मैं फॉरेन सर्विस से पॉलिटिक्स में आ रहा था और राजीव जी ने अपनी सहमति बताई, जो कि पहले किताब में लिखा है, उस समय राजीव ने मुझसे कहा कि द सिस्टम विल नेवर एक्सेप्ट यू। और मुझे लगा, जबकि गुलाम नबी आज़ाद ने मुझे G23 में शामिल नहीं किया, कि यही हो रहा है, द सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टिंग मी, दैट द फैमिली थिंक्स आई एम अ लूज कैनन एंड गुलाम नबी आज़ाद थिंक्स दैट आई एम अ स्पाई फ्रॉम द फैमिली। और अपनी खुद की कोई शक्ति नहीं थी राजनीतिक। मैं तो पैट्रनेज पर आया था, मैं तो हेलीकॉप्टर से उतारा गया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और फिर हेलीकॉप्टर भाग गई। तो इसलिए मैं अपने को मैवरिक समझता हूँ। यही है टाइटल, अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कई जगहों पे, पर वहाँ भी आप नाराज रहे क्योंकि आप लिख रहे हैं व्हेनेवर ही स्पॉटेड मी, दैट्स राहुल गांधी, he was most friendly and welcoming, but I felt disturbed at his concern that I was not physically up to the mark. After a few minutes of walking together, he would entrust me to one of his aides to put me into one of the vehicles following the marches. तभी मुझे पता लगा कि उनको लग रहा है कि मैं बुढ़ा हूं। और बाद में जाकर ये किताब मैंने, या ये चैप्टर मैंने तब लिखा जबकि मुझे टिकट नहीं दिया गया था सन 24 के इलेक्शन में। सन 24 के इलेक्शन में मयिलादुथुरई वापस किया गया कांग्रेस पार्टी को, डीएमके की तरफ से, डीएमके की तरफ से। लेकिन जबकि उनको पता लगा कि मुझको नहीं दिया जा रहा है, किसी और को दिया जा रहा है, तब उन्होंने अपना इतराज जताया। तो मैंने सोचा कि मुझको मिलेगा, लेकिन बाद में जाकर मुझे पता लगा कि राहुल ने कहा था कि हरगिज मणिशंकर को नहीं देंगे क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है। You were 83. I'm 83. I'm now getting to 84. But I walked into your room. Yes. I'm mentally alert. I'm emotionally. And you communicated it to Sonia Gandhi. And I met Sonia before, and she agreed that I should be given an opportunity. तो क्या सोनिया गांधी की बिल्कुल नहीं चलती कांग्रेस में? ये पता नहीं मुझे। अरे आप सामने से उदाहरण बता रहे हैं कि she agreed but she did not press your case. And then I was told that if there is a difference between the mother and the son, then she always defers to the son. I was told this by one of her aides. मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सब इजीली बता सकते हैं, एक महिला लीडर है कांग्रेस की जो सोनिया के बहुत करीब है और जो कि मेरे साथ विश्वविद्यालय में पढ़ी 60 साल पहले। तो उन्होंने मुझसे कहा, जबकि मैंने उनको फ़ोन किया कि आप ज़रा सोनिया से कहिए
कि लग रहा है मुझे कि राहुल की तरफ से कोई इतराज़ है, तो उन्होंने कहा कि इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शी विल नॉट प्रेस राहुल। ये तब पता लग गया था। तो आप ये पंजाब से आने वाली महिला नेता का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, क्यों लूँ, आप लीजिए। चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनी वो भी उनको ऑफर किया गया था कैप्टन अमरिंदर के बाद। आप इस मामले को क्यों चलिए, बहरहाल किताब में नहीं है? एक और जगह आपने लिखा, मैं थोड़ा वो समझना चाहता हूँ, द नेचर ऑफ कन्वर्सेशन, मार्च 2022 व्हेन यू फाइनली गॉट एन ऑडियंस विद राहुल गांधी। क्या बातचीत हुई और ये कैसे शुरू हुई? आपको इनवाइट आया, यू हैड रीच्ड आउट? मेरा तो रिक्वेस्ट टू मीट हिम वाज पेंडिंग ऑलवेज, और समय समय पर हम उनके स्टाफ को फ़ोन करते थे या अपने स्टाफ से उनको फ़ोन करवाते थे कि क्या हो रहा है, वो मिलना चाहते हैं। और मीटिंग्स होती नहीं थी, सोनिया से भी नहीं होती थी, इनसे भी नहीं होती थी। अब खारगे साहब से बहुत दिन से मैं पूछ रहा हूँ, हुआ नहीं मीटिंग। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपको टाइम नहीं दे रहे हैं? अब नहीं दे रहे हैं। शुरू में उन्होंने 1-2 बार मुझसे मिला, लेकिन अब भी नहीं। मैं जानता हूँ कि ये लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं और कि वो उनको प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिर जो 24 घंटे मेरे लिए हैं वही 24 घंटे उनके हैं। लेकिन और कोई ललन टोप के अलावा और कोई मुझसे नहीं मिलना चाहता, लेकिन उनको मिलने के लिए 1000 लोग खड़े हैं। तो हमें प्राथमिकता नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है। लेकिन अचानक मुझसे कहा गया कि मैं राहुल से मिल सकता हूँ। किसने कहा? उनकी ऑफिस ने, कि आप आ जाइए, फलाना टाइम है और फलाना जगह। मैं पहुंचा, मैंने सोचा कि शायद 10-15 मिनट की मीटिंग होगी, लेकिन और उनके जो स्टाफ थे वो आते गए और कहते गए कि वो इंतज़ार में हैं, ये इंतज़ार में है। लेकिन राहुल ने मुझे वहाँ बिठा रखा 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के दौरान जो मैं उनसे बात करना चाहता था अपने भविष्य के बारे में, उस विषय को छूने की इजाज़त मुझे नहीं दी। और मुझे वो बता रहे थे कि ये जो एलाइज हैं उनके बारे में, और फिर ज़्यादातर उन्होंने मुझे बताया कि वो हिंदू धर्म और हिंदू फ़लसफ़ा पर क्या ध्यान दे रहे हैं, कौन से किताब पढ़ रहे हैं, और जिस हद तक वो समझना चाहते हैं कि ये हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, हिंदू फ़लसफ़ा, ये सब में है क्या। और कहा मुझसे कि मैं तो महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, उपनिषद बहुत से मैं पढ़ चुका हूँ, जो अद्वैत के बारे में है वो भी मैंने पढ़ा है। तो ये सब बात जो अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसके बारे में उन्होंने मुझको जानकारी दी, जिस जानकारी के लिए मैं नहीं पहुंचा था वहाँ, लेकिन वो उनके मन में था। क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट के टॉपिक नहीं है। You are a declared atheist. That doesn't mean I don't know Hindu philosophy. I come from a family that is deeply religious. और बहुत ही छोटे उम्र में मुझको ये सब सिखाया गया था, और फिर मैं भी पढ़ते आया। मैंने खास बताया है इस किताब में कि मुझको बहुत इन्फ्लुएंस हुआ डॉक्टर राधाकृष्णन के हिंदू वे ऑफ लाइफ से, और जो क्षिति मोहन सेन जो अमर्त्य सेन के मामा हैं, उन्होंने हिंदुइज्म पर एक किताब लिखा है। और फिर स्वामी विवेकानंदा के स्पीचेस, जब मैं बहुत छोटा था, 15-16 साल का, तो उनको पढ़ता था और बहुत उत्साहिक बन जाता था। और मैंने पूरी भगवत गीता को 2-4 बार पढ़ा है संस्कृत में। थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। ये नहीं है कि मैंने इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। दैट आई एम अ नॉन बिलीवर, और मेरा कोई धर्म नहीं है, जैसा कि पंडित नेहरू का नहीं था। वो खुद कहते थे कि आई एम एन एग्नोस्टिक। बट दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट इंसिडेंट जब पुष्पा भारती को धर्मियों के लिए इंटरव्यू दिया जा रहा था और आपने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के बिना पे एक जवाब दे दिया। आई फाउंड इट हिलेरियस कि वो फिर कॉकपिट से आप रिले कर रहे हैं कि बताइए। मैं बता दूं, क्योंकि आपके दर्शकों ने नहीं पढ़ा है जी, कि पुष्पा
क्या नाम था उनका? भारती, भारती। उनको सोनिया गांधी ने इंटरव्यू दिया, धर्मयुग मैगजीन के लिए। हाँ, धर्मयुग में थी। तो मुझसे बताया गया कि मैं तो राजीव गांधी का प्रेस आदमी हूँ और मुझे नहीं आना चाहिए इंटरव्यू में। तो मैं बाहर रहा, मुझे नहीं पता था कि क्या बात हुई है। लेकिन अगले दिन हम अमेरिका के लिए निकल रहे थे, 6 देशों के लिए निकल रहे थे। और रात के कोई 11 बजे उनके साथ जो थे, जो एडिटर कन्हैयालाल नंदन, हाँ, कन्हैयालाल नंदन, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि एक सवाल मैं पूछना भूल गया कि राजीव गांधी भगवान में विश्वास रखते हैं या क्या? Does Prime Minister believe in God? Does Prime Minister believe in God? तो मैंने खुद अपने बहुत देर था उनसे पूछने के लिए, तो मैंने कहा कि इज अ मॉडर्न रैशनल सेंसिबल मैन, सो हाउ कैन ही बिलीव इन गॉड। ये जवाब मैंने के.एल. नंदन को दिया। और अगले दिन जबकि हम हवाई जहाज में चढ़े तो मैंने सोचा कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं राजीव से बता दूं कि मैंने क्या जवाब दिया था। तो राजीव ने मुझसे कहा हैरत होकर कि बट आई डू बिलीव इन गॉड। तो मैंने बिल्कुल गलत खबर दी थी के.एल. नंदन को, तो उसको कैसे हटाएं। तो मैं भागे अंदर गया कॉकपिट में और वहाँ से एयरपोर्ट का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उनसे मैंने बात की और कहा कि ये है के.एल. नंदन का नंबर, प्लीज रिंग हिम एंड टेल हिम राजीव गांधी बिलीव्स इन गॉड। और फिर हवाई जहाज चढ़ने लगी। तो इस तरह से ही अभी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने तो आपको कुछ नहीं बोला कि हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड ऑन माय बिहाफ? उनको पता था कि हम आखिर एक ही पीढ़ी के थे और हम में बहुत से थे जो कि धार्मिक थे और अधार्मिक या कम से कम नास्तिक। अधार्मिक नहीं, क्योंकि उसका मतलब अलग बनता है। मुझे वो वाकया याद आ रहा है जब मेरी बचपना तो आश्रमों में बिताया गया। मेरी माँ मुझे ले जाती थी शिवानंद आश्रम को और वहाँ बैठकर गायत्री सुनाओ, ये सब होता था। तो मुझको बहुत एक्सपोजर हुआ है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया उसको। मुझको नहीं लगा कि ये सही रास्ता है। आपने ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स का रास्ता चुना। 2024 वन लास्ट अटेम्प्ट फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन इस बार आपकी राह में प्रवीण चक्रवर्ती थे, अनदर ट्रस्टेड एड ऑफ राहुल गांधी। क्या हुआ सर? क्या हुआ मैं बताऊं? मुझको बताया गया, क्योंकि प्रवीण के साथ मेरी बात नहीं हुई है इस पर, कि उन्होंने पीटी राजन, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, डीएमके लीडर, हाँ, तो उनके साथ कुछ बातचीत हुई थी जो कि रिकॉर्ड हुआ और मीडिया को बताया गया, जिसमें कि शक उठाया गया था ये स्टालिन और उनकी परिवार के ईमानदारी पर, और इसलिए स्टालिन नहीं चाहते थे कि प्रवीण को बनाया जाए। तो इस दिशा में उन्होंने एन राम को भेजा था अपने दूत बनाकर कि वो राहुल को समझाए कि क्यों वो नहीं चाहते हैं कि प्रवीण चक्रवर्ती उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आए। और फिर मैंने तारीख भी दी है यहाँ, होली के दिन सुबह कोई 8 बजे एन राम, जो हिंदू अखबार के प्रोपराइटर और एडिटर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आज सुबह मैं स्टालिन से अड़यार में मिला था और कि स्टालिन ने मुझसे कहा है कि राहुल जी ने मान लिया है कि प्रवीण नहीं बनेगा उम्मीदवार, तो मणिशंकर अय्यर आए या उनकी बेटी आए, जैसा वो चाहे। कौन सी बेटी? मेरी बेटी। 3 बेटियां हैं आपकी? 3 बेटियां। तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी, ये नहीं बताया कि कौन सी बेटी। उन्होंने कहा कि यदि वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स के लिए वो बहुत बुजुर्ग बन गए हैं तो अपनी बेटी को वो खड़ा कर सकते हैं यहाँ। पर उनमें से यामिनी और सना में कौन इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स? सॉरी, यामिनी या सना में कौन इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में, सुरन्या या यामिनी में? दोनों कुछ न कुछ दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी हालत देखी है। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जिंदगी
ऐसी बर्बादी आए या ऐसे तबला आए जो कि लाजमी है पॉलिटिक्स में, तो यदि आप मानने को तैयार नहीं हैं कि कभी कभी जीत होगी और कभी कभी हार, तो तब पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। और वो नहीं चाहते हैं कि छोटे उम्र में उनको हार मानने की ज़रूरत हो। और मेरी हालत को देखकर उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती हूँ। तो दोनों पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी लेती है, लेकिन खुद वो राजनीतिज्ञ नहीं बनना चाहती। इस पूरे एपिसोड में आप पोएट हैं तमिल और इंग्लिश की, मीना कंदास्वामी, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चर्चित रहती हैं। उनकी भूमिका से भी कुछ खफा से लगे। मीना कंदास्वामी क्या मैसेज पास कर रही थी आपको? मैं उनसे मिला था गोवा फेस्टिवल में, जो कि फरवरी महीने में होता है, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप उम्मीदवार नहीं बनोगे, प्रवीण चक्रवर्ती बनेगा। ये पहली मर्तबा थी कि मैंने प्रवीण का नाम सुना मेरी ये जगह। आपसे मीना कंदास्वामी ने कहा? मीरा कंदास्वामी ने मुझे बताया। तो वो बहुत दिलचस्पी ले रही थी इस मामले में। मेरे समझ में नहीं आता क्यों, लेकिन वो मुझसे बार बार बात करती थी और मैं भी उनसे बात करता था, क्योंकि उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स थे कांग्रेस में भी और डीएमके में भी, तो उनकी जानकारी मुझसे ज़्यादा थी। तो वो मुझसे कह रही थी कि प्रवीण चक्रवर्ती जब तक कि वो मैदान में है तब तक आपको उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। तो जबकि स्टालिन ने कहा राम से कि प्रवीण चक्रवर्ती उम्मीदवार नहीं बनेगा, तो मेरा उत्साह बढ़ गया। मैंने सोचा कि मैं बनने वाला हूँ, और एक ही दिन रहा था कि हम नॉमिनेशन फाइल करें, तो इसलिए मैं भागे भागे निकला। और जबकि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के पास पहुंच रहा था, तब मुझे बताया गया कि राहुल ने कहा है कि हरगिज मणिशंकर अय्यर को नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। He was looking for someone near his age and preferably from an extremely backward caste like the Vanyar. While it was uncertain who would be the candidate, the only certainty was that Rahul Gandhi would not agree to my being the candidate. He could have told me but did not. That's right. कम्युनिकेशन नहीं रखती है पार्टी की आलाकमान पुराने लीडर्स से। शिकायत है आपको? शिकायत नहीं है, ये हकीकत है। और इसको दुरुस्त जब तक कि नहीं होता है, तब तक वो उत्साह कार्यकर्ताओं में नहीं आएगा जिसकी ज़रूरत है। कम से कम मिडिल लेवल लीडर्स से बातचीत होनी चाहिए। और मैंने देखा था जबकि राजीव प्रधानमंत्री थे और इतना काम था प्रधानमंत्री का काम कि वो करते थे सुबह उठकर 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, और रात के 9 बजे से लेकर जब तक की ज़रूरत होती थी वो ऑफिस में बैठे रहते थे, अपने घर के ऑफिस में, और वहाँ राजनीतिज्ञों से मिलते थे। तो वो समय निकालते थे किसी न किसी तरह से कि 24 घंटे में हम 4-5 घंटे पार्टी को दें और पार्टी के लीडरान को दें और पार्टी के मिडिल लेवल वर्कर्स को दें, और आम जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उससे भी मिलने की कोशिश करें। और जब हम दौरे पर निकलते थे, और मैं हमेशा उनके साथ था, तब वो आम कार्यकर्ताओं से मिलते थे, वो बुलाते थे उनको कमरे में, वो बातचीत उनसे करते थे। राहुल गांधी ये सब नहीं करते? अब मैं नहीं जानता, क्योंकि उनके साथ मैं दौरा नहीं करता हूँ और बहुत कम मैं उनसे मिलता हूँ, तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन पार्टी में शिकायत है कि लीडरशिप से मिलना बहुत मुश्किल है। आपके क्रिटिक कहते हैं कि तमाम जिंदगी, एंड दे यूज हार्श वर्ड्स, तमाम जिंदगी मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस से ज्यादा गांधी परिवार के लिए वफादारी निभाई, और उन्हें क्या मिला? क्योंकि आप किताब में भी लिख रहे हैं, द कांग्रेस कुड ओनली सर्वाइव विद द गांधीज, फॉर द गांधीज वर रिटन इनटू द पार्टीज डीएनए। सर, इन अ डेमोक्रेसी ये कैसे अज्यूम किया जा सकता है कि एक ही परिवार है जो लगातार पार्टी को हेड करेगा, और नहीं करेगा तो पार्टी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी? अब ये है हकीकत, भारतीय हकीकत, कांग्रेस की हकीकत, कांग्रेस की हकीकत। तो और फिर आप दूसरे पार्टियों को देखिए। मणिशंकर अय्यर क्यों नहीं बन सकते पार्टी प्रेसिडेंट, या कोई और दूसरा व्यक्ति? देखिए, मैं पार्टी में हूँ क्योंकि नेहरू के ज़माने में मैं पैदा हुआ, और ये आखिरी चैप्टर जो है किताब का वो बताता है कि मैं 6 साल उम्र का था जबकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने,
और मैं 23 साल का था जबकि उनका देहांत हुआ। तो पूरे 17 साल जबकि मेरा मन बन रहा था, जबकि मेरे वैल्यूज़ बन रहे थे, उस समय पंडित जी ही थे और मैं एक नेहरूवियन हूँ। और हालांकि मेरे मतभेद रहे हैं इंदिरा गांधी जी के पॉलिसीज से, और कुछ ऐसे चीज़ थे जो राजीव जी ने किया जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, और उसके बारे में लिखा है यहाँ। वो जो शिलान्यास उन्होंने करवाया उससे मैं बिल्कुल असहमत था। और फिर आगे जाकर नरसिम्हा राव के ज़माने में, मनमोहन सिंह के ज़माने में, सब चीज़ों से मैं सहमत नहीं था। लेकिन एक मैं बिल्कुल वफादार रहा हूँ पंडित जी का आइडिया ऑफ इंडिया से, उस फलसफा, उसको मैं समझता हूँ कि वो बुनियादी चीज़ है जो इस देश को इकट्ठा रखती है। और उसके जो पासबान हैं वो इस गांधी परिवार है। और जब तक कि सोनिया गांधी एक्टिव थी तो वो कोशिश करती थी राजीव गांधी फाउंडेशन के ज़रिए से कि हम पंडित जी के सोच और जो उनका जो फलसफा था, हिज आइडिया ऑफ इंडिया, उसको जारी रखा जाए। और आज भी वो काम हो रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में। लेकिन पार्टी में इतना पंडित जी का जिक्र नहीं हो रहा है। और जो उन्होंने बहुत कमाल के काम किए, जो उनका दृष्टिकोण था उसको प्रोजेक्ट करने का, उसको समझाने का, जबकि ऐसा आक्रमण हो रहा है बीजेपी के तरफ से नेहरू के स्मरण पर, तो मैं समझता हूँ कि हमें एक्टिव होना चाहिए इस एरिया में। और अभी अभी आदित्य मुखर्जी ने एक किताब लिखा है नेहरूज इंडिया, जो अभी आई है जी। और उसमें वो भी कहते हैं कि द सेक्युलर फोर्सेस आर नॉट बीइंग एक्टिव इन आइडियोलॉजिकली कॉम्बैटिंग द हिंदुत्व फिलॉसफी ऑफ द बीजेपी। तो आई एग्री विथ हिम। जी, आपने अपना डिसएग्रीमेंट बताया, राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया था। जहां आप अपने पिलर्स की बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं, आपने अपनी बेटी सुरन्या का जिक्र किया और आपने लिखा है कि 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब उन्होंने विरोध स्वरूप इस एक्ट के 3 दिन का उपवास रखा। Not against the act of Pran Pratishtha, What is happening in but Ayodhya against is a the lie. Prime Minister, instead of a Shankaracharya doing the job, that the Prime Minister went there, that he showed the Indian government to be a Hindu government, when the Constitution provides that the state shall have no religion. So this politicizing of our religion and of the government, that is wrong. सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन तब भी था जब राजेंद्र बाबू गए थे सोमनाथ के जीर्णोद्धार में। तो एक सिटीजन के तौर पे तो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सब अलग अलग कैपेसिटी में। इंदिरा जी खूब जाती थी, देवराहा बाबा से लेके कितने लोगों तक। राजीव ने जब 1989 में अपना इलेक्टोरल कैंपेन शुरू किया तो अयोध्या से शुरू किया। तो ये तो सारे ही लोग गए ना। पहले सोमनाथ की बात करें। जबकि सोमनाथ के लिए सरकारी पैसा का इस्तेमाल होने वाला था, तो पंडित जी ने उसको रोका और के मुंशी से कहा, जो कि चाहते थे कि ये हो, कन्हैयालाल माणिकलाल कि मुंशी आप जी। सरकारी पैसे के साथ नहीं कर सकते हो। आप सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनाना चाहते हो तो प्राइवेटली आप पैसे को जमा कीजिएगा। और जबकि वो हो गया था, तब राजेंद्र प्रसाद ने कहा, जो कि राष्ट्रपति थे, कि वो जाना चाहते हैं। तो एक बार पंडित जी ने उनको कैबिनेट की तरफ से कहा कि आप न जाइए, क्योंकि द स्टेट शुड नॉट हैव अ रिलीजन एंड यू आर द हेड ऑफ द स्टेट। तो इस पर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। तो कैबिनेट दोबारा बुलाई गई और दोबारा उनको बताया गया कि सरकार के तरफ से आप नहीं जा सकते हो, राष्ट्रपति के हैसियत से नहीं जा सकते हो। लेकिन मोरारजी देसाई, जो होम मिनिस्टर थे बॉम्बे के, उन्होंने कहा कि अंडर द फेयर्स एक्ट, द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स एक्ट ऑफ कंबाइंड बॉम्बे प्रोविंस, सिक्योरिटी कुड बी प्रोवाइडेड सो द प्रेसिडेंट कैन कम। लेकिन वो राजेंद्र प्रसाद बनकर गए
भारत के राष्ट्रपति के रूप में नहीं गए। और इसको लेकर मैंने इसका रिसर्च किया और एक आर्टिकल तैयार की जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, और ये मैंने राजीव को दिया, ये कहकर कि दिस इज अ पर्सनल लेटर टू यू रिटन इन द शेप ऑफ अ पब्लिक आर्टिकल। मैंने कहा प्लीज आप इसको पढ़िए। क्या कहा राजीव गांधी जी ने? राजीव गांधी ने उसको पढ़ा, लेकिन उसके बाद ही, ये 1990 की बात है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि शिलान्यास वगैरह करवाया, वो तो 1989 का है। और 1989 में जो उन्होंने धवन के कहने पर, फोटेदार के कहने पर, दूसरों के कहने पर ये कुछ नकल निकालने की कोशिश की बीजेपी और हिंदुत्व का, कि हम शिलान्यास करवाएंगे लेकिन मस्जिद को बचा रखेंगे। और मैं उनके साथ था उस पूरे कैंपेन में, हर दिन हर क्षण मैं उनके साथ था। तो हम गए कहाँ, आखिरी दिन हरदोई, पीलीभीत, फिर आगे माओ से आगे अकबराबाद या ऐसा कोई जाए, फिर अमीनाबाद पहुंचे। अकबरपुर, हाँ पता अकबरपुर नहीं। था, ओके। तो सारे जगह कांग्रेस उम्मीदवारों को उन्होंने कहा कि यहाँ के मुल्लाओं को या जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको बस में ले जाइए अयोध्या और दिखाइए कि बाबरी मस्जिद अब भी खड़ी है। एक आदमी ने किया जो उन्होंने कहा था, वो थे, क्या नाम है उनका, जो माऊ के एमपी बने, कल्पनाथ राय घोसी। और लखनऊ से लेकर कलकत्ता तक एक ही सीट में हम जीते, वो कल्पनाथ राय का था। तो राजीव समझ चुके थे कि ये जो राय उनको दिया जा रहा है वो गलत है। और 1990 में उन्होंने अपना कमबैक शुरू किया विद अ कन्वेंशन अगेंस्ट कम्युनलिज्म इन तालकटोरा स्टेडियम। फिर उन्होंने सद्भावना यात्रा निकाला और सारे जगह में उनके साथ गया था। जी, आप कह रहे हैं कि सुरन्या ने जिस तरीके से शंकराचार्य को दरकिनार करके फांस पर, किताब में जो आप लिख रहे हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। On 22nd January 2024, Suranya undertook a fast for 3 days to express her opposition to what is happening in Ayodhya as a lie, a celebration of wickedness, a discretion of Hinduism and an affront to our civilization heritage. I am fasting as an act of protest and sorrow. She said she was fasting first and foremost as an expression of my love and sorrow to my Muslim fellow citizens and also as an expression of my love for my Mughal heritage. ठीक है, यही मैंने लिखा है और मैंने उनकी चिट्ठी से इन शब्दों को निकाला है। तो ये सही है जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे थे कि एक तो आप बाबरी मस्जिद को तोड़ते हो, फिर मुसलमान भवनों को आप सुरक्षित नहीं रखते हो। आप ये जो सुप्रीम कोर्ट का 2019 का ऑर्डर है उसको आप पढ़ें तो उसमें वो कहते हैं कि इट वाज एन इग्रीजियस वायोलेशन ऑफ द लॉ, कि वो खंडन कर रहे हैं जो हुआ था उस दिन, और फिर जिन्होंने वो किया वो पाप, उसको वो जमीन दे देते हो, कहते हो कि आप ही हैं लीडर। तो इस पर कि बजाय हमारी सेक्युलरिज्म को बचाकर रखने का कि हम ये दिखाएं कि हम एक हिंदू राज है, इसलिए, और कि मुसलमानों के बारे में जो हरकतें हो रही हैं और जो उनका जो सांस्कृतिक एक कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुस्तान में, उसका बिल्कुल उपेक्षा हो रहा है। तो इस परिस्थिति में उन्होंने अपना अनशन किया और मैं उनके साथ हूँ। एक लास्ट सवाल सर, You had an unremarkable ability to make enemies. आपके एक दोस्त ने कहा आपके लिए। You had a remarkable ability. Remarkable, sorry. I had a remarkable ability to make enemies. क्या कहेंगे इस पे, ये सत्य है? मैंने ये भी कहा है उसके बाद, वहीं पढ़िए। I also have a remarkable capacity to make friends. So they are two sides of the same coin. और इस चैप्टर में
मैंने कहा है कि जबकि मैं आप अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करता हूँ, तब देखता हूँ कि वही जो मेरे क्वालिटीज़ हैं, जो मुझे आगे ले जाता है, वही है जो कि मुझे बंद करता है। मैंने कहा कि मैं अंग्रेज़ी के शब्दों को बहुत आसानी से इस्तेमाल करता हूँ और उससे मैं बहुत आगे बढ़ा हूँ, लेकिन क्योंकि उससे मैं मजाक बनाता हूँ तो मजाक के कारण मुझे नीचे ले आ जाता है। तो ये इट्स द सेम क्वालिटी बट इट्स डिफरेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और मैंने पहली किताब में बताया है कि मेरी माँ मुझ पर जब गाली निकालती थी, उनकी सबसे बड़ी गाली थी कि यू आर अ नेविल चैम्बरलेन, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन मेरा पब्लिक इमेज क्या है कि मैं खामे खाम पंगा ले रहा हूँ सबसे। तो इसी ये अजीब चीज़ है कि जो जिस कारण से आप आगे बढ़ते हो उसी कारण से आपको पीछे लाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन सर, हालांकि आपने किताब में एक टर्म यूज़ किया जो मैंने मार्क किया कि स्टनिंग रिवाइवल। कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस किस बात की खुशी मना रही है, किस बात को स्टनिंग रिवाइवल कह रही है? इस बात को कि 10 साल के बाद वो प्रिंसिपल अपोजिशन में आ पाए 99 सीटों के बूते, क्या वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये कैसे रिवाइवल है? और उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में भी एक एक करके हार हो रही है। देखिए, हम अंत में आ रहे हैं और किताब में जो लिखा है मेरे मिनिस्टीरियल करियर के बारे में, मेरे एमपी होने के कारण में, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया, जो उसका बुरा नतीजा निकला मुझके लिए, जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में मैंने भाग ली, ये सब छोड़कर हम यहाँ पहुँच रहे हैं कि मैंने क्यों कहा है कि स्टनिंग रिवाइवल हुआ है। स्टनिंग रिवाइवल इसलिए कि जहाँ की कांग्रेस को 44 सीट मिले थे सन 2014 में, इंडिया अलायंस को बनाने से इंडिया अलायंस को 10 ही सीट कम मिले थे बीजेपी से सन 2024 में, और ये बना एक स्टनिंग रिवाइवल। तो मैंने कहा है, इस किताब में भी कहा है और बार बार मैं लिखते आया हूँ कि जिस कांग्रेस को हमने पचमढ़ी में 1996 में ये बताया था कि इट इज़ द नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस, मुझे लगता है कि अब इट इज़ द नेचुरल पार्टी ऑफ द ऑपोजिशन, और कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें गठबंधन की ज़रूरत है अपने सेक्युलर पार्टीज़ के साथ। और वो बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि द फेमस इंग्लिश एक्सप्रेशन stoop to conquer, that the Congress should stoop to conquer and leave it to later to determine who will be the Prime Minister. But at the moment, we should stoop to conquer so that we bring all these parties together and ensure that Modi, who's never got even 40% of the vote, is defeated by the 60% who have never voted for him. ऑल राइट, आप मणिशंकर अय्यर जी को सुन रहे थे। उनकी किताब अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स, जिसे जगरनॉट पब्लिकेशन ने छापा है। किताब में कुल 15 चैप्टर हैं। हमने विस्तार से चैप्टर 13, जिसका टाइटल है डिक्लाइन फेड आउट फॉल 2016 टू 2024 एंड म्यूजिंग्स एंड रिफ्लेक्शंस ऑन अ लॉन्ग लाइफ, इस पे हमने ज़्यादा बात की है। लेकिन इस किताब की शुरुआत में आपको इनके पहली मर्तबा लोकसभा का चुनाव जीतने, उसके बाद की दिनेश सिंह की वो सलाह कि नरसिम्हा राव के खेमे में जाना है कि शरद पवार के एक ही खेमे में जाओ, और उसके बाद के क्रमशः विकास, या एक सलाह जसवंत सिंह की कि नेशनल एमपी बनना है या कॉन्स्टिट्यूंसी एमपी बनना है। इस तरह के कई चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ने पे आपको हिंदुस्तान की और ख़ास तौर पर कांग्रेस की पॉलिटिक्स, जिसका एक फेज़ था पीवी नरसिम्हा राव का ज़माना, फिर एक ट्रांजिशन फेज़ था नरसिम्हा राव से सीताराम केसरी होते हुए सोनिया गांधी का आना, पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियां बतौर मिनिस्टर पंचायती राज या यूथ एंड वेलफेयर के या नॉर्थ ईस्ट के, किस तरह का काम रहा। पेट्रोलियम का उसका भी जिक्र कीजिए। आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ, अभी मैं रुका नहीं हूँ। और उसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के रीजन, तो जो भी इनके मिनिस्टर के तौर पे अपने तजुर्बे रहे उनके बारे में इन्होंने विस्तार से बात की है। और फिर 2009 की चुनावी हार के बाद राज्यसभा का नॉमिनेशन, उसके बाद पार्टी में सीमित जिम्मेदारियां, और उसके बाद क्रमशः अलग अलग कंट्रोवर्सीज। अगर आपकी राजनीति में दिलचस्पी है तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। मणिशंकर अय्यर जी, आपने इतना समय दिया किताब वाला में बातचीत के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आप राहुल जी से बता दीजिए मैं राहुल कि गांधी मैं से बुढ़ा तो उम्र में हूँ जी, लेकिन मेरे दिमाग और आप मेरे कांग्रेस काम में हैं, आप सब बता नहीं पा चलते रहे हैं, पत्रकार कहाँ से बताएंगे। बहरहाल किताब वाला में आज के लिए इतना ही। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। किताबें पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि यही जिंदगी की सबसे अमूल्य संपत्ति है। शुक्रिया।